और हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था, और ये सेल्यूकस निकेटर ही राजदूत हुआ करता है, सेल्यूकस निकेटर ही सेनापति हुआ करता था सिकंदर का। और बेटा हमने बात की थी कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, तो संधि हुई, और संधि के अंदर इसने 4 शहर दिए थे, और अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह जो है वो किसके साथ किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यहां पर हमने बात कर ली थी, ऑप्शन ए आपका राइट था। चलिए अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। बेटा भारत देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत देश के बेटा हमने राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े थे, अब आपको बताने हैं राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। जो बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार है, राम राम है सबको। चलिए दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय चिन्ह की, तो सर भारत देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ जो है बेटा ये कहां पे पड़ता है, सर सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और बेटा सारनाथ के अंदर ही महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा अपने उपदेश सबसे पहली बार दिए गए थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। बेटा मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग से आएगा, और इसमें सही सुमेलित की उसने बात कर ली है। अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मेगास्थनीज ग्रीस से आया था, इब्न बतूता इटली से आया था, मार्को पोलो फारस से आया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा हमने बात की थी कि सर मेगास्थनीज जो है ये कहां से आया था, ग्रीस से आया था। और मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई, और इसी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। क्या नाम था, इंडिका। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, आप आंसर करेंगे सर वो मेगास्थनीज ही माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अशोक की राजधानी का नाम बताएंगे। तो बेटा अशोक का नाम आया है, अशोक जो है किस साम्राज्य से हुआ करता था, तो सर अशोक जो है ये मौर्य वंश का हुआ करता था, और मौर्य वंश का तीसरा महान शासक ही अशोक था। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, सर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम आया तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र जो है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। कौन सी दो नदियों पर है, Connected. तो सर ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया एक शहर है। और इस शहर को किसने बसाया था, तो सर इसी शहर को बसाने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम उदाइन था। क्या नाम था, उदाइन। और बेटा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उदाइन किस वंश का हुआ करता था, तो आप लोग आंसर करेंगे कि सर उदाइन जो है ये हर्यक वंश का हुआ करता था। कौन से वंश का राजा था, उदाइन हर्यक वंश का राजा हुआ करता था। और दोस्तों याद रखिएगा हर्यक वंश का ही दूसरा नाम है पितृहर्ता वंश, यानी पिता की हत्या करने वाला वंश कौन सा था, तो आप आंसर कर सकते हो सर वो हर्यक वंशी हुआ करता था। और बेटा पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, तो आप आंसर करेंगे सर इसका वर्तमान में जो नाम रखा गया है वो है पटना। कौन सा बेटा, पटना। और आपसे पूछा जाएगा इसका पटना नाम किसने दिया था, तो दोस्तों आप लोग आंसर कर देंगे सर पटना नाम है शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। और शेरशाह सूरी ही सूरी वंश का संस्थापक था। और इस शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक जो है भारत देश के अंदर क्या किया था, राज किया था। और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड यानी सड़क आजम बनवाई थी। और दोस्तों याद रखिएगा इसी के किनारे इसने कोस मीनारे बनाने का काम किया। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी क्या बेटा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे आंसर करके बताएंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। बेटा यूनानियों की बात आई, यूनानी आएंगे यूरोप से। और याद रखिए यूनानियों में भारत आने वाले कौन थे, सर सिकंदर थे। कौन थे, सिकंदर। और सिकंदर के बाद ही सिकंदर का सेनापति भी भारत आया था। और सिकंदर का ही सेनापति कौन था, सर वो सेल्यूकस निकेटर भारत आया था। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। और बेटा सिकंदर तो आया था 326 बीसी में, और सेल्यूकस निकेटर आया था 305 बीसी में। और 305 बीसी में जब सेल्यूकस निकेटर आया था उस समय भारत के अंदर कौन सा वंश चल रहा था, तो सर भारत के अंदर उस समय राज कर रहा था मौर्य वंश। और मौर्य वंश का उस समय राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। किस ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य दे रखा है, सर ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया। बताइएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन चांदी के सिक्कों के बारे में। सर आवाज कम आ रही है, एक मिनट रुको। बेटा आवाज मेरी तरफ से तो सही है, एक बार आप चेक करो। अब बताइएगा एक बार, जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है एक बार कमेंट करके बताइएगा अब वॉइस सही से आ रही है क्या।
राम राम भाई फौजी, राम राम। चलिए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। फौजी भाई राम राम। बेटा एक बार आवाज चेक करके बताइएगा, अब सही आ रही है? अब तो मैंने गले वाला बटन भी बंद कर लिया है, माइक भी ऊपर कर लिया, एक बार बताओ। मेरे पास तो वॉइस जो है वो बिल्कुल सही आ रही है। एक बार आप और कंफर्म कर दो कि सर आवाज सही आ रही है नहीं आ रही। बेटा अगर कम आ रही है तो फिर तो समस्या है। देखो मैंने तो माइक भी ऊपर कर लिया बेटा, अब बता दो एक बार। ओके रिपोर्ट है सर? अभी भी ऐसी आवाज आ रही है? एक बार अपने ईयरफोन निकाल के दोबारा से लगा के देख, फिर आवाज सही आएगी। मेरी तरफ, मेरे पास भी यहाँ पे चल रही है क्लास, उसके अंदर बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, आवाज फुल धमाकेदार आ रही है, ठीक है? या फिर कानों में शाम को सोते समय तेल डाल के सोइए बेटा, कान सेट हो जाएंगे, ठीक है? और मेडिकल पॉइंट में भी दिक्कत नहीं आएगी सुनने में। राम राम भाई राहुल, राम राम। सर आज कहां थे आप? बेटा हम तो हमेशा से आपके दिल में बसे हुए हैं, कहीं नहीं थे हम तो आपके पास ही थे। हमें देखा नहीं क्या? अब देख लिया होगा, है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं कि सर भारत के अंदर किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों की बात हुई है। बेटा हमने उपनिषदों की बात की थी, उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 108 है। 108 में से मैंने आपको कितने बताए थे? कि सर आपने बताए थे 12 जो है वो प्रमाणित है, और मैंने इन 12 प्रमाणित में से बेटा कुछ एक चीजें ही आपको बताई थी जहां से एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जिसमें एक तो मैंने आपको पढ़ाया था मुंडकोपनिषद। कौन सा पढ़ाया था सर आपने? एक तो मुंडकोपनिषद पढ़ाया था, दूसरा बच्चा मैंने आपको पढ़ाया था मांडुक्य उपनिषद, तीसरा प्यारे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था कठोपनिषद, फिर आपको पढ़ाया था जाबलोपनिषद, और उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था बृहदारण्यक। चलिए ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया था मुंडकोपनिषद से भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया, और भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते। बेटा चीजों को रिवाइज करते हुए चलिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्या लिया गया है सर? इससे लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। कठोपनिषद से यमराज और नचिकेता के बीच में जो बहस हुई थी उसके बारे में बात की गई है। और जाबलो उपनिषद में 4 तरह के आश्रम की बात की गई है बेटा। और बृहदारण्य की अगर मैं बात करता हूं तो बृहदारण्य का आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है बेटा वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है किसके ऊपर आधारित है सर? ये मौर्य साम्राज्य पर आधारित है। पुराणों की संख्या आई है बेटा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 8। और श्रीमद् भगवत गीता जो है सर, ये जो अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। लेकिन यहां पर तो चांदी के सिक्कों की बात हुई है, और चांदी के सिक्कों की बात करते ही हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, तो ऑप्शन बी बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी का राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा बातें हैं आपको पीडीएफ यूं की यूं हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और ऐप पे मिलेगी एक चाणक्य पर, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसका विस्तार भारत से बाहर हुआ करता था? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, इसके बारे में बताइएगा बेटा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हुआ करता था, म्यांमार तक हुआ करता था बेटा। और अगर मैं बात करूं कनिष्क के बारे में, जो कुषाण वंश का हुआ करता था, इसके भी साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से म्यांमार तक हुआ करता था। तो ये दोनों होंगे बेटा, और ऑप्शन सी में दोनों ही दे रखे आपको, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, कि सर इन दोनों का साम्राज्य का विस्तार भारत से बाहर हुआ करता था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, नालंदा महाविहार की स्थापना निम्न में से किस राजा के द्वारा की गई थी? बेटा मैंने कहा था कि विश्वविद्यालयों से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तक्षशिला के बारे में, एक तो तक्षशिला से, दूसरा बेटा नालंदा से, और तीसरा आपका विक्रमशिला से।
लेकिन यहां पर किसकी बात हुई है सर, यहाँ पे नालंदा। और नालंदा जो है बेटा इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था कि सर नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया, और कुमारगुप्त ने इसका निर्माण 413 में करवाया था। और कुमारगुप्त जो है किस वंश का था, तो सर कुमारगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का शासक था। कौन से साम्राज्य का था, गुप्त साम्राज्य का एक शासक था। विक्रमशिला का निर्माण जो है वो पाल वंश के एक राजा ने करवाया था, और पाल वंश के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम क्या था सर, जिनका नाम धर्मपाल था। क्या नाम था बेटा सर, पाल वंश के एक राजा धर्मपाल थे, और धर्मपाल के द्वारा ही इस चीज का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। तक्षशिला और विक्रमशिला दोनों की दोनों बेटा अगर आपसे पूछ ले जाए कहां पे पड़ती है, आप आंसर करेंगे सर बिहार में पड़ती है। और तक्षशिला की मैं अगर बात करूं तो कहां पे पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर। और याद रखिएगा ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ रहा है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की वो बात कर रहा है, आप आंसर कर देंगे सर वो यही था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। ऑप्शन ए आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। अब यहाँ पे नाम आया है समुद्रगुप्त का, तो बेटा समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते हो सर, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है सर, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं सर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो सर इसे विसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, विसेंट ऑर्थर स्मिथ। और इसी विसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा बेटा एक किताब लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी, और इसी की बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, वीए स्मिथ के द्वारा दोस्तों। और इसी किताब के अंदर भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर, मंदिर वास्तुकलाओं की शैली का एक उदाहरण है। किस चीज का है, होयसाल का है, द्राविड़ का है। बहुत अच्छे दोस्तों, ऐसे ही आंसर देते हुए चलना है तो चीजें जो है बहुत अच्छे से आपकी कवर होती जाएगी। जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है एक बार प्यारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को जी जान से लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, मजा आएगा आज आपको पढ़कर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा बच्चा फोड़ता है। इस क्वेश्चन को जो फोड़ेगा वो आज की क्लास का बाजीगर कहलाएगा। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बताया था कि शैली की जब भी बात आएगी तो शैली हमारी दो हुआ करती थी। कौन सी सर, एक तो आपने बताई थी मथुरा शैली, एक बेटा मैंने आपको बताई थी द्राविड़ शैली, एक और भी पढ़ाई थी आपको नागर शैली, और एक और भी पढ़ाई थी वेसर शैली। तो बेटा इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, इसने वहां की बात की है, तो सर ऑप्शन में द्राविड़ ही दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना था। बेटा यहाँ पे एक बात समझिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आया तो ये किस साम्राज्य से होगा सर, ये गुप्त वंश से होगा। किस वंश से होगा, गुप्त वंश से। और गुप्त वंश में आने वाले सारे राजाओं की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर इस वंश का संस्थापक कौन था। तो बेटा इस वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर करेंगे सर इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का ही बेटा हुआ घटोत्कच, इसका बेटा कौन हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद बेटा कौन होगा सर, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ही क्या बनेगा, अगला राजा। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। बेटा कौन हुआ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो है जिसकी हम बात करेंगे, समुद्रगुप्त के दो बेटे होंगे, एक का नाम होगा रामगुप्त और दूसरे का नाम होगा देवी चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अगला महान जो शासक गद्दी पर बैठेगा उसका नाम क्या होगा, चंद्रगुप्त सेकंड होगा। क्या नाम होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अगले महान शासक की हम बात करेंगे तो वो बनेगा कुमारगुप्त। कौन बनेगा, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद अगला जो महान शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम होगा स्कंदगुप्त। तो ये गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक है। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगला जो राजा बना था वो कौन था। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगला राजा कौन बन रहा है सर, वो समुद्रगुप्त बन रहा है। किस ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी बेटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विक्रमादित्य नाम आया है, तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता है सर, चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। और बेटा विक्रमादित्य कुल कितने हुए हैं, तो भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें से प्रथम विक्रमादित्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन था, तो पहला विक्रमादित्य वो चंद्रगुप्त सेकंड था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 14वां विक्रमादित्य कौन था, तो बेटा आप लोग आंसर करेंगे सर 14वां विक्रमादित्य हेमू हुआ था। और ये हेमू वही है दोस्तों जिसके द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत जिले में लड़ी गई,
जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। अकबर खुद नहीं लड़ रहा था, अकबर 14 साल का था, अकबर की जगह लड़ रहा था उसी का ही सेनापति जिसका नाम बैरम खान था, जिसे वो प्यार से खान बाबा कहा करता था, जिसमें हेमू की हार हुई दोस्तों और अकबर जीत गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम सही है? राइट की बात हुई है, सही चीज हमें बतानी है। राजतरंगिणी, बेटा राजतरंगिणी किताब तो लिखी थी कल्हण ने। किसने लिखी थी सर? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक तो है कल्हण, और कल्हण के द्वारा ही ये कश्मीर के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है सर? इन्होंने तो कश्मीर पर किताब लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बेटा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई किताब है, और ये लिखी थी चंद्रप्रदयी ने। किसने लिखी थी सर ये किताब? तो चंद्रप्रदयी ने। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सही सुमेलित की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सही सुमेलित की बात हो रही है बेटा। उसके बाद कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। हाँ जी सर, हेलो। चलिए उसके बाद विक्रमांक देवचरित, ये बेटा कल्हण की नहीं है, ये बिल्हण की किताब है। किसकी है? बिल्हण की। तो इसने क्या पूछा है? जो सही है, तो सही कौन सी है? ऑप्शन डी। सही कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन डी, गीत गोविंद ही आपकी जो है बेटा राइट आंसर होगा। सर गीत गोविंद किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव के द्वारा लिखी गई। बेटा मैंने स्पेशली किताबें आपको पढ़ाई थी, मैंने कहा था स्टैटिक जीके का यहां से क्वेश्चन बनेगा, और वही आपका यहां पे पूछ लिया गया है। बिल्कुल, हेमू जो है वो आखिरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो अंतिम भारतीय था या अंतिम हिंदू था। आपसे ये पूछा जाएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आप आंसर कर दें सर वो हेमचंद्र विक्रमादित्य ही था, जो 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के युद्ध में मारा गया, और बेटा मात्र 28 दिन वो गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर बैठने से पहले वो आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था, और वो एक नमक का व्यापारी भी रहा था, जिसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ, और हरियाणा के रेवाड़ी के कुतुबपुरा में ही उसकी हवेली पड़ती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बेंद्रा साहब बाद में जुड़े हैं, गुड इवनिंग बेटा आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फोड़ते हैं। देखिए इन चीजों को ऐसे ही कवर करेंगे तभी मजा आएगा। निम्न में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज, अब बेटा अभी मैंने गुप्त वंश के राजा बताए थे, एक बार फिर देखिएगा यही चीज आपकी, देखिए यहां पे मैंने ये राजा बताए थे, इन्हीं में से इसने पूछा है महाराजा धीराज की उपाधि। बेटा अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जब राजा बने थे तो इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? सर इन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। कौन सी? महाराजा की। लेकिन सर जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था तो इसने महाराजा की उपाधि ना लेकर इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। कौन सी? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी? बेटा आप लोग आंसर करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? सर इसे कविराज कहा जाता है, इसको विक्रमांक कहा जाता है। बेटा विक्रमांक भी इसी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका विक्रमांक। और तीसरा सर इसको भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता है। तो बेटा ये 3 उपाधियां इसकी हो जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है? महाराजा धीराज की उपाधि आपसे पूछी है, और महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की जाएगी? सर वो चंद्रगुप्त के द्वारा धारण की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों यहां पर बात आई है किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में। तो आप आंसर करेंगे कि सर समुद्रगुप्त का ये बेटा रामगुप्त था। कौन था? सर समुद्रगुप्त का बेटा जो हुआ करता था वो कौन था? रामगुप्त ही हुआ करता था। और दूसरा बेटा सकंदगुप्त की बात आई है, तो सकंदगुप्त से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे सुदर्शन झील के बारे में पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा सुदर्शन झील का दोबारा जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आप आंसर करेंगे सुदर्शन झील का दोबारा जीर्णोद्धार करवाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो सर इसका दोबारा से जीर्णोद्धार सकंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। और बेटा सुदर्शन झील कहां पे पड़ती है? तो आप आंसर कर सकते हो गुजरात के अंदर। और मुझे कमेंट करके ये बताइएगा आप लोग, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कमेंट करिएगा प्यारे बच्चे कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। फटाफट आंसर करिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बेटा फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। चलिए आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं किस बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या रिप्लाई करें प्यारे बच्चे? राम राम का आंसर राम राम कर दिया, शायरी आन दो सर जी। ओहो
चंद्रगुप्त। अच्छा कोई ना, चंद्रगुप्त को भी फोड़ेंगे। चंद्रगुप्त को भी फोड़ देंगे। चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर शायरी आने दीजिए। चलिए सुनिएगा, अर्ज किया है प्यारे बच्चे कि उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कभी कांटे तो कभी आपको गुलाब मिलेंगे। मेरे दिल की किताब को मेरी नजरों से पढ़कर देखो, मेरे दिल की किताब को मेरी नजरों से पढ़कर देखो, कहीं आपको आपकी यादें तो कभी हम आपको आपके पास मिलेंगे। ठीक है, चलिए शायरी होगी बेटा। आपको क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप ठीक है, खुश रहा करो। सर खिचड़ी खा लो बेटा, खिचड़ी खाते हो हैं, खिचड़ी पकाते हो आप लोग, खिचड़ी पकाते हो। ठीक है, हाँ इसकी क्लिप काट लेना और क्लिप जो है मुझे शेयर कर देना। चलिए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पूछा था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो बेटा आप लोग आंसर करेंगे सुदर्शन झील का निर्माण तो सर चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक थे। अब बेटा ध्यान देना, मैंने नालंदा के बारे में क्या बताया था सर, आपने तो बताया था नालंदा के तो कुमारगुप्त थे, नालंदा के कौन थे, नालंदा के तो कुमारगुप्त थे। और विक्रमशिला का मैंने कौन बताया था, आपने पाल वंश का धर्मपाल बताया था। अब बेटा ऑप्शन में ढूंढो, दोनों में से कौन सा दे रखा है, गुरुजी ऑप्शन में तो एक ही दे रखा है, कौन सा, ऑप्शन सी में धर्मपाल दे रखा है। बेटा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी ही बेटा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसमें हुई थी। बेटा प्रयाग प्रशस्ति का नाम आया है, प्रयाग प्रशस्ति से 3 राजाओं का संबंध रहेगा। बात समझिए, कहानी को डेप्थ में लेके चलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहां से मिली थी सर, ये हमें प्रयागराज से मिली थी। और बेटा प्रयागराज जो है वो कहां पे पड़ता है सर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयागराज में 2 नदियों का संगम होता है सर, भारत देश की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, गंगा नदी के अंदर कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी। और जहां पर गंगा के अंदर यमुना का संगम होता है बेटा, वही जगह प्रयागराज कहलाती है। और इसी प्रयागराज की मैं अगर बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो बेटा आप लोग आंसर करेंगे प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। क्या था सर, दो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। और बेटा इलाहाबाद जो है इसका नाम कैसे पड़ा इलाहाबाद है, तो सर इसका नाम पड़ा था दीन इलाही धर्म के नाम पर। किसके नाम पर, कि सर अकबर के द्वारा एक धर्म की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था दीन इलाही। और दीन इलाही धर्म 1582 में अकबर ने शुरू किया था। और इसी इलाही के नाम पर जो जगह आबाद हुई, इलाही के नाम पर आबाद होना, इलाहाबाद ही कहलाया प्यारे बच्चे। और इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज से हमें मिली थी। और अगर मैं बात करता हूं प्रयाग प्रशस्ति की, तो इससे संबंधित 3 शासक थे बेटा। प्रयाग प्रशस्ति को सबसे पहले किसके द्वारा लिखाया गया, मेरे बच्चे आप आंसर करेंगे सर ये अशोक ने लिखवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित सबसे पहला नाम कौन सा आएगा, अशोक। अशोक के बाद दूसरा जो नाम आता है वो आता है समुद्रगुप्त का। बेटा किसका आता है सर, दूसरा जो नाम आता है वो समुद्रगुप्त का। और दोस्तों याद रखिएगा तीसरा जो नाम आता है वो जहांगीर का आता है। तो इससे संबंधित 3 राजाओं के आपको नाम याद रखने हैं, सबसे पहले अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा जहांगीर। जिसमें समुद्रगुप्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का दरबारी का नाम क्या था, हरिसेन था। और इसी हरिसेन के द्वारा क्या लिखी गई थी सर, इसी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। सर इसने प्रयाग प्रशस्ति तो लिख दी लेकिन किस भाषा में लिखी, तो बेटा ये प्रयाग प्रशस्ति इसने संस्कृत भाषा के अंदर लिखी थी। तो मैंने पूरा का पूरा प्रयाग प्रशस्ति का कंसेप्ट आपको समझा दिया बेटा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहला प्रयाग प्रशस्ति कहां से मिलेगी दोस्तों, प्रयागराज। कहां पे है, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में क्या होता है, गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है।
फिर इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा कि सर 1582 में अकबर ने एक धर्म शुरू किया था, दीन-ए इलाही धर्म, और इसी धर्म के नाम पर इस जगह को आबाद किया गया था। और बेटा इस संबंधित 3 शासक रहे, पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा जहांगीर। और इसी समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी हुआ करता था जिसका नाम क्या था, हरिशेन। और इसी हरिशेन के द्वारा क्या लिखी गई थी, प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ओके रिपोर्ट है यहां तक। चलिए जी, कोई कवीन नाम से हमारे साथ जुड़े हैं भाई, स्वागत है, राम राम है, गुड इवनिंग है सभी प्यारे बच्चों को। चलिए, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं पर, बेटा कल्हण का नाम आया तो मैंने आपको अभी एक पुस्तक बताई थी, और इस पुस्तक का नाम था रासतरंगिणी। कौन सी पुस्तक बताई आपको, रासतरंगिणी पुस्तक बताई। और रासतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, कल्हण है। कौन है बेटा, कल्हण। और याद रखिएगा इस रासतरंगिणी पुस्तक के अंदर 4 वंशों का जिक्र किया गया है कि भारत के कश्मीर में, बेटा कश्मीर के अंदर जो है वो 4 वंश हुआ करते थे, और इसी के बारे में बताया गया है इसके अंदर। और रासतरंगिणी किताब के अंदर कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछे किस पुस्तक के अंदर धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा गया है, तो आप आंसर करेंगे सर धरती का स्वर्ग कौन सी किताब है, कौन सी किताब में कहा गया है, राजतरंगिणी किताब। और राजतरंगिणी के अंदर दोस्तों कश्मीर राज्य का इतिहास लिखा गया है, क्योंकि कल्हण का संबंध भी कहां से था, कश्मीर से था दोस्तों। याद रखिएगा कश्मीर का इतिहास किस किताब में लिखा गया है, राजतरंगिणी। कितने वंशों की जिक्र किया गया है, 4 वंशों का। और धरती का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है, कश्मीर को। लेकिन प्यारे बच्चे धरती का स्वर्ग किसने कहा था, अगर मैं ये पूछूं तो सर अमीर खुसरो ने भी इसे धरती का स्वर्ग बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। ये बेटा हमारी क्लासेस चल रही है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरी फोटो आपको लगी हुई है। इसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री कवर करा रहा हूं। ये राकेश चौधरी सर है जो आपको जीके और जीएस करवा रहे हैं। उसके अलावा राकेश चौधरी सर की एक और टॉप 5000 एमसीक्यू की क्लास चल रही है, और ये आपकी जो है मैथ की क्लास हो रही है बेटा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे। ओहो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कुतुब मीनार परिसर में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के खंबे की स्थापना किसने की थी। बेटा कुतुब मीनार, कुत्ता बीमार नहीं, कुतुब मीनार। चीजों को समझना पहले। ड्राइंग बड़ी कमजोर है मेरी। लीजिए बेटा, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के अंदर कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। 5 मंजिलों में सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति था, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था। सर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 1199 में इसका कहा जाता है काम शुरू करवाया गया। बाद में इसकी जो 3 मंजिल है, इन तीनों की तीनों मंजिलों को जोड़ने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो पहला क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो आप आंसर करेंगे सर इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए पूरा किसने करवाया था, तो सर पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन इसमें 4 ही मंजिल थी। लेकिन दोस्तों बाद में जब इस पर क्या हुई, बिजली गिरी, और बिजली गिरने के बाद इसका चौथी मंजिल ध्वस्त होगी, तो चौथी मंजिल के साथ साथ इस पर एक और मंजिल जोड़ी गई, और इसी का नाम था 5वीं मंजिल। और बेटा ये 5वीं जो मंजिल जोड़ी गई ये किसने जोड़ी थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप आंसर करेंगे सर 1369 में जब इस पर बिजली गिरी थी, तो उस समय राज कर रहा था फिरोज शाह तुगलक है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसकी 5वीं मंजिल को जोड़ा गया। और इसी के पास एक लोहे के खंबे की स्थापना की गई है, वो किसके द्वारा की गई थी, तो सर ये काम किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और कुतुब मीनार का नाम आया तो कुतुब मीनार कहां पे पड़ती है, तो बेटा आप लोग आंसर कर सकते हो, कुतुब मीनार सर दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पे है दोस्तों, दिल्ली के अंदर पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और इसी के द्वारा 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर बनवाया गया था। चलिए फोड़ेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड निम्न में से किस नाम से भी जाने जाते हैं, बताइएगा दोस्तों किस नाम से चंद्रगुप्त सेकंड को जाना जाता है, फोड़ दीजिएगा। 4 कौन कौन से हैं सर जी, 4 किसकी बात करें, अच्छा वंशों के नाम नहीं पूछेगा बेटा फौजी साहब, अमित भाई ये इन वंशों के नाम नहीं पूछेगा, वंशों के नाम पूछता तो मैं बता भी देता। ठीक है,
सेशन को लाइक और शेयर करिए। बेटा बात आई है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये कौन थे सर? ये वो व्यक्ति था जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। कौन सी उपाधि धारण की गई थी? विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त सेकंड था। और दोस्तों इसी के दरबार में सबसे पहले क्या थे? नवरत्न हुआ करते थे। इसके दरबार में क्या थे? नवरत्न हुआ करते थे। इसके दरबार में वरामीर जैसे लोग, वेताल जैसे लोग दोस्तों, अमर सिंह जैसे विद्वान, इसके समय में कालिदास जैसे विद्वान हुआ करते थे। शंकु है, शपनक है, ये इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तो नवरत्न रखने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? तो सर नवरत्न सबसे पहले जो थे वो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विक्रमादित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगर मैं बात करता हूं सेंड्रोकोट्स, तो सेंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है? तो सर सेंड्रोकोट्स तो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। और सेंड्रोकोट्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की संख्या हो। और भारत का नेपोलियन मैंने अभी आपको बताया था किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और प्रभाकर वर्धन की बात आई है बेटा, तो प्रभाकर वर्धन जो है ये आपका पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर? पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर। आपको अगर पूछे वास्तविक संस्थापक, तो मेरे बच्चे आप लोग आंसर कर सकते हो वो कौन कहलाते हैं? तो सर वो कहलाते हैं प्रभाकर वर्धन। चलिए 4 ऑप्शन, चारों बातें आपको बता दी, और चारों बातों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और हमारे ऐप एक चाणक्य विद्यापीठ पर डिस्क्रिप्शन चेक करो, दोनों के दोनों लिंक आपको डाल दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बेटा लोधी वंश की अगर मैं बात करता हूं तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो सर वो यही था जिसने 1451 से लेकर 1526 तक यहां पर क्या किया था? राज किया था। गुप्त वंश जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गुप्त साम्राज्य जो था सर इसी को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, लिच्छवियों के मुखिया की पहली पुत्री, मुखियों की पुत्री कुमार देवी से किसने विवाह किया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या घटोत्कच ने? बेटा घटोत्कच के द्वारा तो सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण की गई थी, ये होगा नहीं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त सेकंड। यहां पर बात आई है लिच्छवियों की, और लिच्छवियों की ही पुत्री थी जिसका नाम था कुमार देवी। और कुमार देवी से जो विवाह करने का काम किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और इसी के द्वारा जो है गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा किसकी शुरुआत की गई? गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन फोड़ेंगे? ऑप्शन गुरुदेव ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है वो आज की क्लास के बाजीगर हैं, आज की क्लास के बाजीगर हैं वो। बेटा अगर गलत होता है तो डिलीट ना किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से ही सीखेंगे हम। कल्हड़ नामक लेखक ने अपनी संस्कृत काव्य में निम्न में से कहां के राजाओं का इतिहास लिखा है? अभी प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करेगा। कश्मीर, विजयनगर, तमिलनाडु या राजस्थान? कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? गजब। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का है कि सर इसके अंदर आपने अभी बताया था कि कश्मीर की बात की गई है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। वही मैं अगर बात करता हूं कल्हड़ की पुस्तक की, तो सर कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक था? बेटा विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं, कनिष्क की बात करते हैं, विम कड़फिसस की, या धनानंदा की? तो बेटा धनानंद जो है ये नंद वंश का था। धनानंद किस वंश का था? सर धनानंद तो है नंद वंश का हुआ करता था। विम कड़फिसस जो है सर ये कुषाण वंश का था। कौन से वंश का था? सर ये तो कुषाण वंश का था। कनिष्क भी बेटा कुषाण वंश का था। तो बचा कौन सा? गुरुजी ऑप्शन ए बच गया विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त सेकंड ही था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुषाणों में कनिष्क और विम कड़फिसस। लेकिन बेटा अगर आपसे ये पूछ ले जाए, बताइए कुषाण वंश की अगर हम बात करते हैं तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मेरे बच्चे आप लोग आंसर देंगे सर वो कुजुल कड़फिसस है। विम मत करना, क्या करोगे? सर वो कुजुल कड़फिसस माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, खालिस्तान काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बेटा मुगलों की अगर हम बात करते हैं तो मुगलों का टाइम पीरियड 1526 से लेकर और मोस्टली 1707 तक रहेगा। और मुगलों की जो नींव रखी गई थी वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी सर? मुगलों की नींव जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा रखी गई थी। और बाबर ने खुद बेचारे ने 1526 से 1530 तक मात्र 4 साल बेटा राज किया था। मराठाओं की अगर बात करता हूं तो आपने एक नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटा राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी हुआ करती थी, इन्हीं की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़। इनकी राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। लेकिन दक्षिण भारत की इनकी राजधानी जिंजी हुआ करती थी। बौद्ध धर्म की मैं बेटा आपको बात बता चुका हूं, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन सी बच गया सर। ऑप्शन सी गुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर पर क्या हो जाएगा? चलिए गिरधर अंगिता प्रेम का चहल, बहुत अच्छे बेटा, गजब के आंसर आप लोग दे रहे हो। इसी तरह प्रहलाद सिंह राठौड़, फोड़ते चलिए क्वेश्चनों को, मजा आएगा चीजों को करते हुए। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रियंका का आंसर आया सबसे पहले, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न, बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नवरत्न कर लीजिए, नवरत्नों में शामिल नहीं था। शपनक बिल्कुल था सर, वरखची बिल्कुल था, कालिदास बिल्कुल था, बचा कौन सा? सूरदास। ऑप्शन बेटा ए आपका राइट आंसर होगा। सूरदास की मैं अगर बात करता हूं, सूरदास जो है इनके जन्म की बेटा मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो सीही गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सीही गांव। और ये सीही गांव जो बेटा ये हरियाणा का है, और हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ता है फरीदाबाद, और इसी फरीदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। सूरदास के जो है ये किसके समकालीन हुआ करते थे? तो बेटा आप लोग आंसर कर सकते हो सर, सूरदास जो है वो समकालीन हुआ करते थे किसके? अकबर के। किसके समकालीन थे? अकबर के। और अकबर की मैं बात करूं बेटा तो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक रहा था, इसी के समकालीन थे। और सूरदास की अगर मैं रचनाओं की बात करूं मेरे बच्चे, तो इनकी रचनाओं में आपको सबसे पहला जो नाम याद रखना है वो याद रखना है सूर सागर। कौन सा बेटा? सूर सागर। दूसरा जो नाम आप लोग याद रखेंगे वो है सूर सारावली। तीसरा प्यारे बच्चे आपको जो नाम याद रखना है वो है साहित्य लहरी। ये तीनों की तीनों किताबें भी किसकी हैं सर? ये तीनों की तीनों सूरदास की हैं। वर रुचि या वरखची की किताब बेटा अगर आपसे पूछ ली जाए आप आंसर कर देंगे सर इनकी किताब का नाम है चतुर्भाणी। कौन सी किताब है इनकी? सर इनकी किताब का नाम है चतुर्भाणी। कालिदास की अगर आपसे पूछ ली जाए तो कालिदास की किताब जो थी बेटा वो मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमवंशियम और मालविका अग्निमित्रम जैसी किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। ऋतु सारम भी है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन कालिदास की नहीं है? क्या? अच्छा कालिदास की है बेटा रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? आपने पढ़ाया था गुरुजी, तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की द्वारा किताब लिखी गई है बेटा। हर्षचरित की अगर मैं बात करता हूं ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मुद्रा राक्षस की तो ये किसके द्वारा लिखी गई? सर ये तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो बचा कौन सा? सर बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बाण भट्ट की किताब में और आपसे पूछे तो आप आंसर कर सकते हो सर कादम्बरी, और पूछे पार्वती हिरण्यम, और आपसे पूछे तो चंडी सप्तकम, चंडी सप्तकम। चलिए ये सारी की सारी किताबें भी बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करते थे। बेटा ऑप्शन जो है उनको मैं एक्सप्लेन करते हुए चला हूं, एक एक ऑप्शन को आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बताइएगा यहां तक अगर सारी बातें क्लियर है मेरे दोस्तों, एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए। दोस्तों अगर यहां तक कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर बातें क्लियर है तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप करना है। थम्स अप कर दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं तब तक। बताइए यहां तक ओके रिपोर्ट है बेटा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर यहां तक कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, वरना एक बार थम्स अप कर दीजिए।
ओके रिपोर्ट है सबको? ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को आंसर करेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर जो क्या हो जाएगा बताइए कि अभिज्ञान संकुतलम किसके द्वारा लिखा गया? बेटा ये हरिशेन आना था, ईरिशेन लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। हरिशेन, कालिदास, शूद्रक या वेदव्यास। वेदव्यास का नाम आते ही आपको एक नाम तो याद आता होगा, महाभारत बेटा, कि महाभारत जो वो किसके द्वारा लिखी गई थी? सर वो वेदव्यास के द्वारा। शूद्रक के द्वारा मैंने कल भी बताई थी, मृच्छकटिकम, बहुत एग्जाम में आ रही है मृच्छकटिकम। अब की बार एनडीए के एग्जाम में आई थी ये, अभी एनडीए का जो एग्जाम हुआ था ना मार्च में, उसमें आई थी मृच्छकटिकम। और हरिशेन के द्वारा मैंने क्या बताया? प्रयाग प्रशस्ति बताया बेटा। तो बचा कौन सा? कालिदास, ऑप्शन बी। कालिदास को क्या बोलते हैं? सर भारत का शेक्सपियर। सर इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और बेटा आपसे ये पूछा जाएगा इसके अंदर शकुंतला तो लड़की का नाम था, लेकिन इस नाटक के अंदर लड़का कौन था? तो आप आंसर कर देंगे सर दुष्यंत नाम का लड़का था और शकुंतला नाम की लड़की थी, जिनके बारे में इसके ऊपर नाटक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन फोड़ते हैं। निम्न में से कौन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे? बेटा तानसेन। तानसेन का नाम आया तो आप लोग जानते हो सर अकबर के समय में थे। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के समय में थे। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिशेन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिशेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? बेटा इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, और आप लोग जानते हो इलाहाबाद से हमें कौन सा मिला था? सर इलाहाबाद से हमें मिला थे प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किस राजा की थी? भारत के नेपोलियन की थी। तो कौन सा आंसर होगा? सर भारत का नेपोलियन, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। टाइपिंग गलती है बेटा, ये स्कंदगुप्त आना था, स्कंदगुप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर एक किताब 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, किसके द्वारा? सर आपने बताया था राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। कालिदास की किताबें बता दी मैंने, सूरदास की किताबें बता दी, बसवान नाम का कोई व्यक्ति था नहीं। चलिए वृत्त संहिता किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा? वृत्त संहिता अगर मैं बात करता हूं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है बेटा आपकी सूर्य सिद्धांत है। कौन सी लिखी गई है? आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। हेलो कैसे है? हाँ मैं जा रहा हूँ, आप तो गायब ही हो गए। मैं वो एयरफोर्स भाई की क्लास ले रहा हूँ। हाँ 2-3 आ रहे, मैंने तुमको ये सलाह दी थी बेटा घर पे बैठ के कर लो। मैं करता हूँ, मैं 5-7 मिनट करूँ। चलिए बेटा इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर जो क्या होगा? चलिए आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी एक तो सूर्य सिद्धांत, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्टियम। बेटा ब्राह्मीर, असव घोष, तुलसीदास। तुलसीदास का नाम आते तो रामचरितमानस याद आती है। क्या हो गया? और असव घोष और वरामीर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरामीर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सर आपने विशाख दत्त बताया था, और बेटा ऑप्शन बी में ही विशाख दत्त दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही मेरे बच्चे आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सर विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस जो है वो पुस्तक लिखी गई है। कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक गजब। इसी तरह अगर आप लोग फोड़ते हुए चलोगे तो मजा आएगा आप लोगों को भी। सर आपने पढ़ाई है बेटा, ऑप्शनों को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए, चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ यूं की यूं मिलेगी, और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम भी और हमारा ऐप भी। बेटा ऐप के ऊपर जब आप लोग जाओगे तो आपको जो है ऐप को रजिस्ट्रेशन करना है अपनी आईडी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे आपको एक तो जीके का सेक्शन मिलेगा, जीके के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको हिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा बेटा, और इस हिस्ट्री वाले सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो वहां पे मेरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से पीडीएफ मिलेगी। इन पीडीएफ को वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, और वहां से जस्ट रिवीजन कर लीजिए। जो बातें मैं लिख रहा हूं वो यूं की यूं आपको वहां पर लिखी हुई मिलेगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमने आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, तो वहां पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, वरना आप मुझसे भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं बेटा। प्रवीण सुतार सर के नाम से सर्च करिएगा, हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
हाँ, हरियाणा के अंदर थोड़ा सा माहौल ऐसा चला हुआ है बेटा कि हरियाणा के अंदर अभी एक पेपर हुआ था 6 और 7 अगस्त को, जिसको लेकर काफी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ा था, क्योंकि दूसरी दिन जो पेपर हुआ था उसके अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए। इसलिए आजकल हरियाणा में एक ट्रेंड आया हुआ है कि 2023 में भी तुम रहोगी कुंवारी, सुनना कि 2023 में भी तुम रहोगी कुंवारी, क्योंकि खतरे में आ चुका है तुम्हारा पटवारी। यानी दोस्तों वो पेपर जो है वो कैंसिल होने की संभावना पूरी है, 90% चांस है वो पेपर जो आपका कैंसिल होने वाला है। इसीलिए एक दुखी आशिक या एक दिल टूटा शायर लिखता है कि 2023 में भी तुम रहोगी कुंवारी, क्योंकि खतरे में आ चुका है तुम्हारा पटवारी। क्योंकि पेपर इतना आसान था, जिन बच्चों ने पहले दिन का पेपर सोल्व कर लिया था उसमें से लगभग 50 क्वेश्चन तो यूं के यूं वही डाल दिए थे, इतना आसान पेपर था बेटा। और वही सेम क्वेश्चन थे, तो 5 मिनट में तो 50 क्वेश्चन उस बच्चे के ठीक हो चुके हैं। ठीक है, कहां चले फौजी साहब? तो भाइयों वहां पर पटवारी खतरे में आ चुका है और यहाँ पर हमारे बेलदार खतरे में आ जाएंगे, तो बेटा पढ़ लिया करो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, वरना नहर के किनारे बैठे नहर में पत्थर ही मारते रह जाओगे। और नहर में पत्थर कब मारोगे? जब सिलेक्शन नहीं होगा, वरना नहर पे मंजी डाल के सो जाना बेटा, वहां पे क्या होगा? जब बेलदार लग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप तो मेरे सारे जवान हो, मेरे शेर हो। निम्न में से कौन सी कालिदास की कृति, कृति का मतलब होता है बेटा रचना नहीं है, किताब नहीं है इनकी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अभिज्ञान शकुंतलम, बिल्कुल है सर, विक्रम वंशिया, ये विक्रम वंशिया आनी थी। हर्षचरित ये नहीं बेटा, हर्षचरित किताब मैंने अभी बताई थी किसकी है सर? हर्षचरित किताब आपने पढ़ाई थी बाणभट्ट की, किसकी है बेटा सर? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये बाणभट्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? कनिष्क ने? ना सर, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को तो क्या कहा जाता है सर? इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। कौन सी? विक्रमांक। दूसरी उपाधि सर इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बस हो जाएगी ये 101 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। इसी को बेटा क्या कहा जाता है? कविराज। इसको मेरी तरह कविताएं लिखने का शौक था, क्या पता दिल टूटा होगा, किसी ने तोड़ दिया होगा। आजकल दिल टूटने का रिवाज बड़ा चला हुआ है ना, मेरा दिल नहीं टूटा हुआ है, कहीं सोचो सर का दिल टूट गया, आए हाय स्वाद लेंगे, है ना बेटा? स्वाद ना लो, पढ़ाई करो, स्वाद लेने के लिए बहुत कुछ है, जिंदगी पड़ी है सारी सारी स्वाद लेने के लिए, तो ठीक है। चलिए, और टीचर के स्वाद लोगे क्या? अशोक, अरे रे गुरुजी मौर्य साम्राज्य का नाम कहां से ले लिया? तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। बेटा ये आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे नालंदा महाविहार अभी मैंने पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये मेरे बच्चे आप लोग जो है कवर करेंगे। ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो 2 मिनट आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरे बच्चों आपके कोई भी डाउट है, प्रियंका, गिरधर, अपकमिंग फौजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षु जुड़ा हुआ है, बेटा अगर कोई डाउट है तो आप